आज हमारा टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट पढ़ेंगे, जिसमें क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कुछ जेनेरिक है। टॉपिक शुरू होने से पहले हसन रज़ा, आप ज़रा जो लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट दी थी उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर ले कि आपने क्या असाइनमेंट जो है वो हम सबमिट करवाई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने जो टॉपिक असाइनमेंट जो सबमिट करवाई थी वो मैंने एक्चुअली सर वो कराई थी फूड्स के ऊपर ना, ठीक जो है। वेजिटेबल्स होते हैं। तो ओके। उसके बारे में मैंने कुछ टाइप्स थे जो मैंने स्टडी किए थे और मैं उसको मैंने डिफाइन किया था। तो उसमें मैंने जो है ना उनकी जो बेसिकली प्राइमरी जो कैटेगरी थी वो 4 बेसिकली उसमें थी ना। फर्स्ट जो ठीक है। कैटेगरी थी उसमें मैंने जो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक जो मैंने लिखा था वो उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। There are 4 primary categories of food safety hazard and considered. सबसे पहले था वो बायोलॉजिकल इफेक्ट था जो है ना, और ओके। उसके बाद केमिकल एंड फिजिकल। तो मैं इसको जब डिफाइन करता चलूं तो जो पहला था सर हमारा बायोलॉजिकल। तो इसमें ये होता है कि जो हम फूड उठाते हैं या हम बाजार से लेके आते हैं तो सबसे हमें जो है ना जो चीजें हम बाहर जो बाजार में पड़ी होती है तो सबसे पहले जो उसमें हम उठा के खा खा तो लेते हैं, लेकिन उसमें जो है ना बायोलॉजिकल इफेक्टिव हमें होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आते। बाजार में हम जब जाते हैं कोई फल उठा लिया हमने खा लिया तो उसके जो इफेक्टिव होते हैं वो जो इफेक्ट होते हैं वो हमारे मैदे पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। उससे उससे हमें क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल जो है ना वीकनेस महसूस करते हैं। कल सर मेरे साथ भी इसी तरह हुआ कि मैं कल कहीं गया हुआ था लाहौर, तो मेरा टेस्ट था तो मैं उधर जब गया तो उधर एक मैंने कीनू उठाया और कीनू को मैंने जो है ना ऐसे ही बस खा लिया। तो अभी आज उसका इफेक्ट मेरे ऊपर हुआ है ना। तो कीनू तो वैसे छिलके में बंद होता है, तो वो तो क्या कीनू को धोना होता है पहले? जी सर, सबसे पहले सर जो चीज हम अच्छा, बाजार से लेके आते हैं उनके ऊपर तो उन्होंने उसको वॉश करना चाहिए। बाजार, हाँ उनको बेसिकली उनको वॉश करना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर ठीक है। ऑलरेडी एक केमिकल उन्होंने लगाया होता है। वो क्योंकि वो चमक रही होती है ना चीजें, अच्छा, ठीक है। जो आप चीजें यही कहना हम चाह बाजार। रहे हैं कि हम बाजार से जो भी सब्जी फूड जो भी चीज ले रहे होते तो ऑब्वियसली रिस्क वहां पे यही होता है कि वहां पे जितना डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है और केमिकल है, या उन्होंने जिस जगह जगह से वो लेके आ रहे होते हैं, तो ये सब कुछ क्या आ रहा होता है उसमें हम हैजर्ड फील कर रहे होते हैं हम कि ये रिस्क है इसमें। अच्छा, अब उसको अगर हम अपने सेफ्टी के लिए हमारे जो रूल्स है, हमारे जो प्रोटोकॉल है कि उनको प्रॉपर जो है वो साफ करना चाहिए, या जैसे आपने मिसाल अभी दे दी, इसी तरह और बहुत सारी सब्जियां जिसमें से हेलिकोबैक्टर पायलोरी, और फिर आगे जाके जो है वो आपको वेलबींग, आपके हेल्थ को जो है वो क्या कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। ठीक है, वेरी जी गुड सर। आइडिया। चलिए ठीक है। बिलाल बहादुर जी, बिलाल बहादुर या खिजर हयात या तलहा आसिफ, इन तीनों में से कोई भी। अच्छा, बहरहाल आई थिंक इनका कनेक्शन का कोई इशू होगा या ये मिनल गायबीन में होंगे। तो बहरहाल आज आप लोगों की अटेंडेंस वैसे कम है, आई डोंट नो कि क्या वजह है उसकी। फिर भी रिकॉर्ड सेशन आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाता है, लेकिन जो टास्क दिया गया है तो ये ग्रेडेड टास्क था, और जिन्होंने आज तक सबमिट कर लिया है तो वो उनके मार्क्स के अंदर जो है वो काउंट हो जाएगा। आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी देनी थी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। कोई आइडिया नहीं है मुझे क्योंकि उनका कोई मैसेज भी नहीं आया। तो इस चीज़ का जो है आप लोग ख्याल रखा करें। एंड पे मैं दोबारा कह दूं कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपका ग्रेड जो है वो लिखा जाता है। तो अटेंडेंस जो है वो भी ज़रूरी है, और अटेंडेंस के साथ आपके अगर कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को पूरा करना जो है वो फिर आपको आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। उबैद, शौकत, ये बताइए कि आपने असाइनमेंट पूरा किया हुआ है? उबैद, शौकत। अच्छा, इसका यही आइडियली मतलब यही है कि असाइनमेंट जो है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए सारे के सारे खामोश है। आपको पता है कि ये फिर आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है कि फिर आप लोग खामोश ही रहें। बहरहाल आज हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे रिस्क असेसमेंट।
रिस्क के बारे में पहले हमने बात की थी, उसके साथ हार्म पे बात की थी, हैजर्ड पे बात की थी, और आपके हेल्थ वेलबींग के बारे में भी बात की थी। तो रिस्क हमारे पास बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्वालिटेटिव रिस्क है, क्वांटिटेटिव रिस्क है, जेनेरिक रिस्क है, साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट है, एंड डायनामिक रिस्क असेसमेंट है। पहले हमने बात की थी कि रिस्क होता क्या है, प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख लेंगे। अब आज इन रिस्क को हम कैसे असेस करेंगे, जो कि बीइंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है कि वो उन रिस्क को फिर असेस भी करता है। यानी हमने तो ये पहले आपको बता दिया था कि रिस्क है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब मसला ये है कि ये प्रॉब्लम किस सिनेरियो की हो सकती है, ये आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो not all risk assessments are the same. You can use each different type of risk assessment for different situations. सारे एक जैसे नहीं होते, सबको जो है वो आपने कैटेगराइज करना होता है, और वो कैटेगरी जो है वो आप लोगों ने देख ली है कि 5 डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सो अ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट कंसिडर द हैजर्ड्स प्रेजेंट इन अ टास्क और एक्टिविटी। अब हैजर्ड के बारे में भी आप लोगों को बता दिया था। तो इस रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि आप कोई हैजर्ड अगर प्रेजेंट है, तो हैजर्ड अगर प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि वहां पे रिस्क होगा। अब वो रिस्क किस कैटेगरी के अंदर आ सकता है, तो उस एक्टिविटी के अंदर, वो जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उस एक्टिविटी के अंदर ये चांसेस है कि हमारे पास जो है ये हैजर्ड आ सकता है, और उस हैजर्ड को जब आप असेस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिस्क असेसमेंट। सो इट लुक्स एट द लाइकहुड ऑफ हार्म दैट माइट अकर। ओके, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ था कि जो चीज होने वाली है या हो सकती है, ओके, उसको यानी जो चीज मतलब जो हार्म जो आ सकती है, तो उसको जो है वो हम कैटेगराइज करने की आज देखेंगे कि वो किस तरह कैटेगराइज होते हैं। और एंड पे मैं आप लोगों के साथ एक ऑनलाइन लिंक भी शेयर करूंगा, जिसमें आप लोग उसमें डिफरेंट सिनेरियोज डाल के खुद उस रिस्क को असेस कर सकते हो। और नेक्स्ट जो आप लोगों का अगले इस हफ्ते के लिए आपका जो असाइनमेंट है, तो वो बेसिकली रिस्क असेसमेंट है। आसान सा है, लेकिन ये है कि वो ग्रेडेड असाइनमेंट होती है, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको फिर परफॉर्म भी करना है। So first one is qualitative risk assessment. The qualitative risk assessment is the most common form of the risk assessment. You will often see this type of risk assessment in workplace. This type of risk assessment is based on कौन-कौन से है, personal judgment and expertise of the assessor, okay, who will often use their own experience to decide on the risk level involved. अब यहाँ पे ये पूरा काम जो है ये एक एक्सपर्ट बंदा करेगा। Who will be the expert person? तो obviously एक्सपर्ट पर्सन जो है वो जो सेफ्टी ऑफिसर है या जो सेफ्टी ऑक्यूपेशनल जो भी है, वो कोऑर्डिनेटर है, सुपरवाइजर है, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड जो है वो हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के साथ है, तो वो असेस करेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों की नजरें जो है वो बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटर की तरह होनी चाहिए, जो फ्लॉस को देख सके, जो उन फ्लॉस को ओवरकम कर सके, जो उन फ्लॉस को या उन रिस्क को, हैजर्ड को मिटिगेट कर सके। तो ये जजमेंट है, ये आपकी पर्सनल जजमेंट है। ये पर्सनल जजमेंट वो जजमेंट नहीं है कि आप अपने तरफ से बस एक काम कर दिया, और हो सकता है कि वो रिस्क उस कैटेगरी के अंदर ना आता हो, लेकिन एक बंदा कहे कि इसको ये कर ले, तो ये कभी भी इस चीज का मतलब ये नहीं है कि पर्सनल जजमेंट के पीछे जो है वो जाहिर बात है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपर्टीज, आपकी उस फील्ड के साथ पहले इस तरह का अगर सिनेरियो हुआ है, तो पर्सनल जजमेंट का मतलब यही होता है। ये नहीं है कि आप पर्सनल जजमेंट कह दे कि हाँ इसको ऐसे कर दो और वो हो गया, बात खत्म, तो तुक्का लग गया तो ठीक है, तुक्का नहीं लगा तो नहीं ठीक है, स्टिल वो फिर भी हमारे पास वो रिस्क होगा, वो हैजर्ड होगा। तो पर्सनल जजमेंट को आप लोगों ने वो इंडिविजुअल जजमेंट जो कि ले टाइप का होता है वो नहीं लेना, बल्कि पर्सनल जजमेंट के पीछे भी आपके पास एक प्रॉपर जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। एक्सपर्टीज का मतलब ही यही आ गया कि आपकी एक्सपर्टीज जो है वो किस चीज के बारे में थी, उसी सेफ्टी के बारे में थी, या इस वाकया पहले हुआ था, या आपने इस तरह किया था, या किसी को देखा था, तो उस चीज को जो है वो आपने आगे लेके जाना होता है। अब ये जो असेसर होता है, ये जो जजमेंट करता है, या जो सेफ्टी ऑफिसर था, जो भी था वहां पे, विल आल्सो कंसल्ट विद द अदर कैरिंग और द एक्टिविटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस टू रीच देयर
डायरेक्शन। अब ये भी नहीं है कि आप खुद करके देख ले और फिर उसके गाइडलाइन, हो सकता है कि उसके आपके पास जो है वो ओशा के अंदर यानी बोश के अंदर या ओएसएच के गूगल के ऊपर ऑनलाइन, जैसे कि आज मैं भी आपको एंड पे बताऊंगा कि उसके साथ जो है वो आपके गाइडलाइंस भी होते हैं, तो ये आप जो है उस गाइडलाइंस के थ्रू जाएंगे। अब आप जब गाइडलाइंस के थ्रू जाएंगे तो आपको पता होगा कि रिस्क को जब हम कैटेगराइज करते हैं, क्वालिटेटिव रिस्क को जब एक एसेसर जो है वो कैटेगराइज करते हैं तो उसके लेवल्स होते हैं। इसमें हम लो लेवल लेते हैं, मीडियम लेवल लेते हैं और हाई लेवल लेते हैं। तो आप उसको देखेंगे कि ये लो का है, मीडियम का है या हाई का है। तो पहली जो हमारे पास रिस्क असेसमेंट है वो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट है, और क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट को हम 3 लेवल के ऊपर देख सकते हैं, लो, मीडियम और हाई। ये कौन कर सकता है? ये एक सेफ्टी ऑफिसर या फील्ड एक्सपर्ट कर सकता है ऑन पर्सनल बिहाफ, यानी उसकी पर्सनल जजमेंट या एक्सपर्टीज ऑफ द असेसर, या उसके में बेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस जो हमारे पास आई होगी। इन 3 तरीकों के साथ जो है ये क्वालिटी रिस्क असेसमेंट जो है वो कवर हो सकती है। A qualitative risk assessment will look at the risk of some body getting injured, and if that is high, medium or low. अब फॉर एग्जाम्पल एक जगह स्लिपरी है और वो जगह जो है कोई शख्स जा रहा है वहां पे या कोई वहां पे लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये रिस्क असेसमेंट जो है नॉर्मल एक फ्लोर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ? ये मीडियम है। इंजरी हो सकती है वहां पे, लेकिन इंजरी किस नौयत की हो सकती है? मीडियम की हो सकती है। अब सेम जो है दूसरी तरह का पानी जो है वहां पे लीक है, वहां पे टाइल लगे हुए हैं, लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब ये रिस्क असेसमेंट क्या हुआ? मीडियम टाइप का हुआ, ठीक है। लो से फिर क्या हुआ? मीडियम टाइप का हुआ। उसके बाद पानी भी है, टाइल भी लगे हुए हैं, लोग भी जा रहे हैं, साथ में भारी कोई चीज जो है वो एम्प्लॉयज लेके जा रहे हैं। तो अब रिस्क असेसमेंट क्या हुआ? हाई कैटेगरी का हुआ। तो इस तरह आप लोगों ने जो ऑक्यूपेशन होगा या जो रिस्क आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है उसके नौयत के मुताबिक ही आपने उसको फिर क्या करना होता है? असेस करना होता है कि वेदर इट इज लो, मीडियम और हाई। सो हाई रिस्क विल नीड टू बी एड्रेस्ड एज प्रायोरिटी। अब यहां पे 3 कैटेगरीज हो गई। मीडियम पे चले फिर भी आप उसको फर्दर एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, यानी उसको ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ओके, या फर्दर एक्शन उस पर कुछ भी ले लेंगे आपने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये होना चाहिए, कल के लिए ये होना चाहिए, परसों के लिए होना चाहिए, या हमें ये करना चाहिए। लेकिन हाई रिस्क जो है वो एड्रेस होगी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। वहां पे फिर आपने इधर उधर नहीं देखना, बल्कि आपने अपने रूल्स के मुताबिक जो है वो एनफोर्स करके वहां पे उसको इंप्लीमेंट करना होता है। क्योंकि अब हाई रिस्क का मतलब क्या है कि ये इंजरी जो है ये अगर हो गई तो इंजरी भी हाई लेवल की हो सकती है, प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों ने उसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर लेना होता है। लो और मीडियम जो है वो डिपेंड करता है कि लो के लिए आप उसको डिले टैक्टिक्स भी यूज कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, या फर्दर ऑर्डर्स आने तक जो है वो आप उसको अनबन कर सकते हैं। लेकिन हाई पे कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं होता। रिस्क को हम कैसे देखते हैं कि रिस्क बेसिकली जो है वो सिवियरिटी मल्टीप्लाइड बाय लाइकहुड। मिसाल के तौर पे एक चीज होने वाली है, उसकी सिवियरिटी कितनी होगी। ओके, अब जो मैंने मिसाल दी कि एक बंदा फिसल गया तो इट्स मीन कि अगर वो उधर ही गिर रहा है इट्स ओके कि वो वहां पे कोई इतनी बड़ी वो नहीं हो रही। लेकिन अगर वो ग्रिल से नीचे जा रहा है, चांसेस है कि वो ग्रिल से नीचे जो है वो गिर जाए, तो अब ये सिवियरिटी जो है ये हाई डिग्री की हो सकती है। अब कितने चांसेस है वहां पे कि ये हो सकता है, उसको हम कहते हैं लाइकहुड। ठीक है, लाइकहुड इसी को कहा जाता है। तो दोनों को हम इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों का देखा जाएगा कि दोनों किस नौयत के हैं, इसी को जो है वो हम रिस्क कहते हैं यहाँ पे। अ क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ फॉर्मल जजमेंट ऑन द कंसिक्वेंसेस दैट शुड बी सिवियरिटी एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज लाइकहुड। तो उसका टेक्निकल जो वर्डिंग हो जाएगी वो क्या है कि रिस्क क्वालिटेटिव रिस्क, ये QRA यानी क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट जो है वो इक्वल है कंसिक्वेंसेस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। एक चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर इंक्रीज है, कंसिक्वेंसेस इंक्रीज है। रिस्क किस कैटेगरी का हुआ? हाई डिग्री का है।
प्रोबेबिलिटी डिक्रीज है, कंसिक्वेंसेस माइल्ड है, तो ठीक है, मीडियम मेरे का हो गया। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास लाइकहुड जो है बिल्कुल लो के है, कंसिक्वेंसेस भी ऐसे नहीं है, तो इट मीन कि ये क्या है, ये लो कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। पहला जो था क्वालिटेटिव था, सेकंड जो है वो हमारे पास अब क्या है, क्वांटिटेटिव था। फर्स्ट जो क्वालिटेटिव था उसको हम वर्डिंग क्या यूज कर रहे थे, लो, हाई एंड मीडियम। क्वांटिटेटिव के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, यानी कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 है, तो इसकी स्केलिंग जो है वो भी ऐसी ही होती है। और 3 से जो है जो कि हमारे पास लार्जर रिस्क होगा, क्वांटिटेटिव रिस्क, उसको हम जो है वो 3 से अबव देंगे। फॉर एग्जांपल, this type of risk assessment is more likely to be used with major hazards like aircraft design, complex chemical और nuclear plants। ठीक है, अब वहां पे जब आप न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर काम कर रहे हैं, कोई केमिकल के साथ काम कर रहे हैं, कोरेसिव है, कितना कोरेसिव है, कार्सिनोजेनिक है, एयरक्राफ्ट के मॉडल कैसे है, एयरक्राफ्ट की जो है नॉइज है, वहां पे जो नीचे लोग काम कर रहे हैं वो कैसे है, किस नोयत की हो सकती है, तो ये क्वांटिटेटिवली जो है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन कैरिंग आउट quantitative risk assessment, special quantitative tool and techniques will be used for hazard identification and to estimate the severity of the consequences and the likelihood of the realization of the hazard। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी फैक्ट्री पे कोई बंदा काम कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा नॉइज है, ओके। अब नॉइज को डिटेक्ट करने के लिए क्या है, एक जो है वो आम नॉइज होती है, एक बाजार की नॉइज होती है, एक मशीन की नॉइज होती है, परमानेंट नॉइज है, 24/7 चल रही होती है, वहां पे एक एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, आप वहां पे गए, बीइंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर वहां पे गए, आपने एसेस कर दिया कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन किसी को भी एयर मफ जो है वो नहीं लगे हुए। आपने क्या करना होता है, तुक्के पे नहीं करना होता है, जिस तरह क्वालिटेटिव हम देख रहे थे और कर रहे थे, आपने जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का जो है वो एक टूल होता है, इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे मैं दिखा दूंगा, आपने वो उठाना है, देखना है कि वहां पे नॉइज की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज क्या आ रही है। अगर वो 80-90 से अबव आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक क्वांटिटेटिव नंबर आ गया है, एग्जैक्टली वो नंबर आपके पास आ गया है, मशीनें कितनी है, कितने टाइम पे काम हो रहा है, तो ये अब आप लोगों ने क्या किया, खुद उसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया। खुद मेजर कैसे किया, एक टूल के जरिए मेजर किया, ओके। सिमिलरली कोई कहीं पे अगर गैस है, ओके, उस गैस को आप क्या कर रहे हो, गैस डिटेक्टर के जरिए मेजर कर रहे हो, तो ये आपने क्या किया, वो उस मेजरमेंट जो है वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कितनी जो है वो रेंज है, कि वो एग्जैक्टली आपको उस नंबर के अंदर बताना शुरू कर देगा। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारे पास है जेनेरिक रिस्क असेसमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 1999 रिक्वायर्स एम्प्लॉयर टू असेस द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम देयर वर्क एक्टिविटीज। ओके, ये रूल है और ये हमारे पास सब एम्प्लॉयज को जो है इसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए कि वो है, वो था क्या बेसिकली कि every employee shall be make a suitable and sufficient assessment of, पहले की चीज क्या होगी, the risk to the health and safety of his employees to which they are exposed, they are working with that। ठीक है, तो पहले क्या है कि वो एम्प्लॉयर जो है वो असेस करेगा जिसके साथ उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके रिस्क और उसके हेल्थ के बारे में, कि जिसके अंदर वो काम कर रहे थे। बी कैटेगरी क्या हो जाएगी कि द रिस्क to the health and safety of person not his employment arising out of or in connection with the conduct by him of his undertaking। ठीक है, तो ये दो जो है ये क्या है कि एम्प्लॉयर जो है वो असेस करेगा कि उसके हेल्थ और उसका रिस्क जो है वो कितने सिनेरियो के अंदर है। तो ये रूल के मुताबिक जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो प्रॉपर परफॉर्मा बनाएगा, उसके अंदर देखा जाएगा कि इसकी जो है ये कितनी एक्सपोज हो रहा है, इसकी एक्सपोजर जो है उस रिस्क के बारे में कितनी है, जब एक्सपोजर रिस्क के बारे में होगी फिर उसकी हेल्थ जो है वो कितनी रेंडर हो सकती है। थर्ड जो है वो हमारे पास इसके अंदर बात आ जाती है कि जेनेरिक रिस्क असेसमेंट कवर कॉमन हैजर्ड for a task activity. The idea behind generic risk assessment is to cut down on duplication of effort and paperwork. This type of risk assessment will consider the hazard for an activity in a single assessment and to be used where the activity may be carried out across different areas of the workplace of different sites. So ठीक है, so
ये इसके लिए आपका पेपर वर्क भी होना चाहिए, इसके लिए आपकी सिंगल असेसमेंट भी होनी चाहिए, इसके लिए जो है वो आप वर्क प्लेस या डिफरेंट साइट्स के अंदर जो है उसका भी आप लोगों को एक्टिविटी का मालूम होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि रिमेंबर दैट while the risk from an activity may be common across different sites, changes in the environment can affect risk level and even introduce new hazard। मिसाल के तौर पे एक जगह है, वहां पे पहले रिस्क असेसमेंट एक साइट एरिया है, काम हो रहा था वहां पे रिस्क असेसमेंट जो है वो जेनेरिक रिस्क असेसमेंट पहले क्या थी, नॉर्मल थी, ठीक है। अब जब रिस्क असेसमेंट पे वहां पे काम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो रिस्क असेसमेंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी जेनेरिक रिस्क असेसमेंट बढ़ती जाएगी। इसकी मिसाल सिंपल ये है कि आप अगर कोई फुटबॉल या चले क्रिकेट आप खेल रहे होते हैं एक ग्राउंड के अंदर, अब ग्राउंड के अंदर अगर आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहां पे कारपेटेड जो है वो ग्राउंड है, तो जेनेरिक रिस्क क्या है, नहीं है, ठीक है, लो टाइप का होगा, यानी आपके बॉडी और वही रिस्क असेसमेंट होंगे। अच्छा, अब अगर ऐसा ग्राउंड है जहां पे पत्थर भी छोटे छोटे हैं, कंकर भी है, रेत भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा साथ में जो है वो इंडस्ट्री क्या पानी भी वहां पे आ रहा है, थोड़ा बहुत जो है वहां पे इस तरह का मसला है, तो अब रिस्क असेसमेंट क्या हुआ, जेनेरिक बढ़ गया। ओके, क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहां पे अब रिस्क टूल्स जो है वो क्या हो गए, जो कंटेनमेंट थी वो अब ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से जेनेरिक रिस्क असेसमेंट जो है वो क्या हुआ, वो ज्यादा होने लग जाएगा। फोर्थ जो है वो हमारे पास एक रिस्क है जिसको हम कहते हैं साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट से पता चल रहा है कि ये एक खास साइट के ऊपर स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट है। पहले तो हमारे पास जेनेरिक था, ओके, अब ये क्या है कि स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट है, पर्टिकुलरली जो है किसी खास रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सो अ साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट इज a risk assessment completed for a specific item of work। अब जेनेरिक रिस्क असेसमेंट की तरफ जब आप देख रहे थे तो जेनेरिकली देख रहे थे, वहां पे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर काम हो रहा था, वहां पे एक्सकेवेटर भी लगा हुआ था, बेलडोजर भी लगा हुआ था, वेल्डिंग का काम भी हो रहा है, कटिंग का काम भी हो रहा है, डिगिंग का काम भी हो रहा है, भारी भारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो रही है, ब्लास्ट भी हो रहे हैं, यानी जेनरिकली आप देख रहे हो उस एरिया को। अब ये अगर जेनरिकली आप देख रहे हो तो खतरनाक है, ठीक है, लेकिन अब वहां पे पर्टिकुलरली एक खास एरिया को अगर हम लेके चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग हो रही है, वाइब्रेशन है, नॉइज है, तो अब ये वहां पे साइट पे ही हो रहा है, लेकिन साइट पे अब हम इंडिविजुअली इवेंट को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई a site specific risk assessment is a risk assessment completed for a specific item of work। It takes accounts of environment and people doing the work। यानी वो जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर वर्क को कर रहे हैं, उसके अंदर आप रिस्क असेसमेंट देख रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट है। योर साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट माइट बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब ये इनको भी हम दो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इट मे बी क्वालिटेटिव, इट मे बी क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव अगर हमने बता दिया तो क्वालिटेटिव एक तरफ से जो है वो एक जेनेरिक टाइप का हुआ कि दैट शुड बी माइट इट माइट बी लो, मीडियम और हाई। क्वांटिटेटिव जो है वो आप क्या कर रहे हो कि आप उसको ग्रेडिंग दे रहे हो कि 1 2 और 3, तो पहले जो दो हमारे पास थे वो, और फिर साथ में जो है वो जेनेरिक, एंड फोर्थ इज साइट स्पेसिफिक, और साइट स्पेसिफिक को अगेन आप डिवाइड कर रहे हो दो के अंदर, दैट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सो इट वुड कवर रिस्क लाइक एंटेंजलमेंट विद रोटेटिंग पार्ट्स, projectiles contact with hot parts of the tool during use, vibration and noises। तो इस तरह की चीजें जो है अगर आपके पास होंगी तो उसके अंदर ये जो असेसमेंट है ये आपका 4 टाइप का हो जाएगा। अच्छा, कैसे हो सकता है कि यू कुड बी ड्रिलिंग विद अ कन्फाइंड स्पेस, कोई जगह में आप जो है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अ वेसल और अ टैंक फॉर एग्जांपल, योर एक्सेस माइट बी लिमिटेड, फ्लेमेबल गैसेस कुड बी प्रेजेंट, you could need additional controls like atmosphere testing, a permit to work, a rescue plan। वहां पे कुछ ऐसा काम हो रहा है, डिगिंग हो रही है या आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहां पे टैंक आप है आपके पास, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि पहली चीज है कि फ्लेमेबल गैस वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। आपने टूल लिया, गैस डिटेक्टर लिया,
आपको पता चला कि फ्लेमेबल गैस जो है वो डिटेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अब क्या हुआ, पहला हैजर्ड डिटेक्ट हुआ, ओके, आप रिस्क क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यू कैन नीड एडिशनल कंट्रोल। फिर आपने एडिशनल कंट्रोल में क्या कि एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग आपने करनी है कि गैस तो वहां पे है लेकिन एटमॉस्फेयर की सिचुएशन क्या है, तो एटमॉस्फेयर भी उसकी वजह से कंटेमिनेट हो सकता है, तो वहां का सिनेरियो भी आपने देखा इंडिविजुअल साइड के अंदर जहां पे लोकलाइज काम हो रहा था, फिर आपने जेनेरिक किया जहां पे ओवरऑल काम हो रहा है। अच्छा, अब रिस्क और जो कंसेक्वेंसेस है और प्रोबेबिलिटी है दोनों क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब आपके पास रेस्क्यू प्लान है या नहीं है, रेस्क्यू प्लान का मतलब क्या हुआ कि अब रिस्क जो है वो किस लेवल का है, हाई लेवल का है, तो रेस्क्यू प्लान जो है वो आपके पास होना चाहिए। सो असाइड स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट विल डू मोर देन लुक एट कॉमन हैजर्ड, इट विल आल्सो एड्रेस द अनयूजुअल hazards that might only apply to the specific situation on the particular day। किसी भी दिन किसी भी वक्त जो है ये हादसा हो सकता है, और वो हादसा जो है वो आपको पता है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रॉब्लम है और जो पर्टिकुलर जगह है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। आपने रेस्क्यू प्लान तैयार कर लिया, आप हर रोज वहां पे काम कर रहे हैं, आप 30 के 30 दिन वहां पे काम कर रहे हैं, आपने 30 के 30 दिन जो है रेस्क्यू प्लान के ऊपर ही रहना है। आपके रेस्क्यू प्लान के अंदर जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो क्या पूरे हैं, आपका एम्बुलेंस कंप्लीट है, वहां पे डॉक्टर्स है, वहां पे करीबी हॉस्पिटल है, वहां पे अगर इस तरह का वाकया हो जाए क्या क्या हो सकता है, तो ये आप लोगों ने वहां पे फिर क्या करना होगा, देखना होगा और इसको असेस भी करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक लिंक मैंने शेयर की हुई है, इसको मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां से आपने इसको कॉपी करना होता है, ठीक है, और फिर आपने गूगल पे जाके इसको पेस्ट करना होता है। जैसे ही आपके पास आ रहा है नजर आप लोगों को? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको जरा शेयर कर दूं। ओके, अब आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है जी। ओके, ये मैंने वहां से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको जो है वो एक साइट है फ्री, इस पे रिस्क असेसमेंट कैलकुलेटर है। आर यू वॉन्डरिंग हाउ टू कैलकुलेट रिस्क एंड वर्ट विच रिस्क टू कंट्रोल। यहाँ पे आप लोगों को बड़े आसानी के साथ जो है वो टेबल्स जो है वो दिए गए हैं, आप बॉक्सेस देख रहे हो, लो है, वेरी लो रिस्क है, फिर लो रिस्क है, फिर मीडियम रिस्क है, मीडियम लो वगैरह वगैरह, ये आप देख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जाके इसको अगर देख ले, मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एग्जांपल जो है वो सेट कर, जो नेक्स्ट आप लोगों का असाइनमेंट है वो है भी इसके मुताबिक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हैजर्ड है, तो हैजर्ड के अंदर जो है वो हम क्या लगा लेते हैं, हार्मफुल गैसेस लगा लेते हैं, हार्मफुल, एक आम सा जेनेरिक सा हम दे देते हैं, गैसेस लगा लेते हैं, ओके। हार्मफुल गैसेस के अंदर लाइकहुड कितना मसला हो सकता है, हमारे पास जो है आपके पास रेयर हो सकता है, ओकेजनल है या फ्रीक्वेंट है, तो हम कह रहे हैं कि ओकेजनली हो जाता है और हार्मफुल गैसेस की वजह से जो मसले होने वाले हैं रिस्क वो पॉसिबली हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हो गए तो सिवियरिटी कितनी हो सकती है, इनसिग्निफिकेंट हो सकती है, माइनर इंसिडेंट हो सकते हैं, माइनर इंजरी हो सकती है। मॉडरेट के अंदर क्या हो सकता है, हेल्थ डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है या मल्टीपल इंजरी हो सकती है। एक्सट्रीम के अंदर सीरियस इंजरी है, फेटल है या मल्टीपल। तो हम कहते हैं कि चले गैसेस है वहां पे, एनवायरनमेंट को भी जो है वो कंटेमिनेट किया हुआ है, पॉसिबिलिटी है इसकी, और हेल्थ डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे तो ये मीडियम टाइप का रिस्क लेवल जो है वो हो गया। दिस कुड हर्ट व्हाट कुड प्रोटेक्ट यू, ठीक है। सो द रिस्क लेवल फॉर हार्मफुल गैसेस इज मीडियम एंड स्कोर 4.11 आउट ऑफ 10। तो ये मीडियम टाइप का जो है वो आपका हो सकता है। अब सेम को अगर हम देख ले, ठीक है, कि यहाँ पे हमने लिखा कि हार्मफुल गैसेस, ठीक है, यार ये आप अपना माइक बंद कर दें, बर्तन जो है वो तोड़ दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी है, जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और हेल्थ डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, मल्टीपल इंजरी हो सकती है, बड़ा साइट एरिया है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देख लेंगे तो ये असेसमेंट जो है ये हमारे पास क्या हो सकती है, मीडियम टाइप की हो सकती है। और इसमें अगर हम लाइकहुड जो है ये
अनयूजुअल है, नोन है, लाइकली है, कैजुअल है, अगर हम इसको इम्पॉसिबल कर देंगे कि नहीं अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन जो है हमारे पास नहीं आई हुई है, तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये लो हो सकता है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक के लिए आपने इस तरह के मल्टीपल, कुछ भी लेबोरेटरी वाले लैब के सोच ले, हेल्थ वाले हेल्थ का सोच ले, जो जो काम करे, पेट्रोल का, जो पेट्रोल वाले एक्सपीरियंस लोग हैं जहाँ पे वो साइड पे काम कर चुके हैं, तो वो अपने जितने आपके हैजर्ड थे वो देख ले, और 5 हैजर्ड जो है वो आप लोगों ने इस लाइकहुड और सिवियरिटी के अंदर डालने हैं, और फिर यहाँ पे नीचे जो है वो इसमें आपने, अगर इसी को स्क्रीनशॉट ले सकते तो भी ठीक है, इसको एक पीडीएफ के अंदर बना ले, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप खुद पेन कॉपी उठा के जो है वो खुद लिखना शुरू कर दे। लिंक आप लोगों के साथ शेयर है, इसको आप लोगों ने जाके इसी तरह जो है वो रिस्क असेसमेंट को क्या करना है, कैलकुलेट जो है वो करना होगा। ओके, सो दोबारा हम आ जाते हैं अपने स्लाइड की तरफ। रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट में अभी तक हमने यही पढ़ा कि रिस्क असेसमेंट के 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से एक क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट है, दूसरा क्वांटिटेटिव है, तीसरा जेनेरिक है, फोर्थ जो है वो हमारे पास साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट है, और अब फिफ्थ जो है वो हमारे पास है व्हाट इज डायनामिक रिस्क असेसमेंट है। ओके, ASSESMENT रिस्क असेसमेंट है। तो डायनामिक रिस्क असेसमेंट क्या है कि इसके अंदर जो है वो आपके डायनामिकली 5 डिफरेंट हैजर्ड जो है वो आ जाते हैं। अब इसको आप लोगों ने इसी सिनेरियो के अंदर जो है वो जाके देखना होता है कि पहला क्या है कि आपने आइडेंटिफाइड जो है वो हैजर्ड को करना है, देखना है कि पहले हैजर्ड जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, पहला काम आपका ये है। कैसे आपने हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना है, आपने हैजर्ड को ऐसे आइडेंटिफाई करना है जो आपके पास अभी तक जो 4 हमने पढ़ लिए रिस्क असेसमेंट, उसके मुताबिक देखना है कि ये किस खाते के अंदर जो है वो डल रहा है। ओके, आपने ये देखा, उसके बाद आपने ये देखा कि डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। दूसरी चीज आपकी क्या है कि कौन वहां पे हार्म हो सकता है, एम्प्लॉयज कितने हैं, कौन से एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क पे है, और वहां पे डिफरेंट किस्म के लोग काम करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे कि जो एग्जैक्टली उस लोकेशन के अंदर काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े से दूर होके कोई और काम करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो साथ में कोई काम नहीं कर रहे होंगे लेकिन उनका कोई काम करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, यानी ड्राइवर है या कोई और इस तरह के लोग हैं। तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने थर्ड क्या करना है, evaluate the risk and decide on precautions। आपने रिस्क को क्या कर लिया, evaluate कर लिया, और फिर आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसके प्रिकॉशंस के बारे में जो है वो आपने समझा दिया कि ये चीज जो है ये हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आ रही है। ओके, उसके बाद फोर्थ जो आपके पास असेसमेंट है वो क्या होगी कि रिकॉर्ड योर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। आपकी फाइंडिंग क्या आ रही है, आपने पहले काम कर लिया, ओके, आपको पता चल गया कि ये रिस्क जो है ये हमारे पास किस नौइयत का था, और ये मीडियम है, हाई है, लो है। दूसरा आपने क्या काम कर दिया कि आपको कौन लोग जो है वहां पे हार्म हो सकते हैं, और जो मौका महल था उसके मुनासिबत से वो कैसे हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो था वो आपने एवेल्युएट कर लिया, और उसके प्रिकॉशंस के बारे में आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो हमें लेनी चाहिए। एम्बुलेंस खड़ा होना चाहिए, हार्नेस होनी चाहिए, सेफ्टी कैबिनेट होने चाहिए, या क्या क्या कुछ भी आप देख लें कि उसके मौके मुनासबत से जो है वो होना चाहिए। आग लग सकती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए वगैरह। उसके बाद रिकॉर्ड योर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, आपने ये फाइंडिंग जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। अब आप क्या करेंगे कि रिव्यू योर असेसमेंट एंड अपडेट इफ नेसेसरी। अब आपने अपनी असेसमेंट जो है वो क्या कर ली, रिव्यू कर ली। जिस तरह आप लोगों का लास्ट जो असाइनमेंट था एग्जैक्टली ये वही सिनेरियो बताई जा रही है कि रिव्यू करें आप उसको असेसमेंट को, और अब अपडेट करें। अपडेट के अंदर आप दोबारा जो है वो पॉइंट नंबर 2 पे चले जाए, पॉइंट नंबर 3 पे चले जाएंगे, तो उसके अंदर जो आपका एब्स्ट्रैक्ट आया हुआ होगा वो आपने वहां पे मेंशन करना है कि ये नेसेसरी एक्शंस जो है ये हमें लेने चाहिए, प्रिकॉशंस ये होने चाहिए, इस टाइप की सेफ्टी
मेजरमेंट लेने चाहिए, ये पीपीई होने चाहिए, मजीद जो है कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सो जो हमारे पास अब डायनामिक रिस्क असेसमेंट है, सो द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड, ये अब क्या है, डायनामिक का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये 5 जो किस्म है ये आपके डायनामिकली उसके अंदर जो है वो क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। असेसिंग रिस्क जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब उस पे ऊपर आप या टेकिंग एक्शन ले रहे हैं। ओके, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था कि उसको या तो हम एक्शन उसके ऊपर ले रहे हैं, या नेक्स्ट उसके अंदर क्या था, एलिमिनेट कर रहे हैं, या थर्ड क्या है हमारे पास कि उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अब जो एक्शन ले रहे हैं उसको 2 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया कि या तो ये एलिमिनेट हो रहा है, या इसको हम कंप्लीटली जो है वो क्या कर रहे हैं, रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे, जाहिर बात है कि इसको हम मॉनिटर करेंगे या रिव्यू करेंगे। ओके, आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, रिस्क एसेस हो रहा है, आप एक्शन ले रहे हो, एलिमिनेट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। दोनों कैसे करेंगे, आप मॉनिटर कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं। एंड द रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑपरेशनल इंसिडेंट, और वहां पे जो इंसिडेंट होने है उसी सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आपने फिर उसको सेफ्टी मेजर जो है वो भी क्या करने होते हैं, लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लिप हैजर्ड काज्ड बाय बैड वेदर और फिजिकल डेंजर फ्रॉम विजिटिंग समवन्स होम। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये बेसिकली हमारे पास डायनामिक रिस्क असेसमेंट है। इस तरह के और कई मिसालें जो है वो आप डायनामिक रिस्क जो है उसमें देख सकते हो। और डायनामिक रिस्क जो है ये याद रखे कि जो कुछ हमने यहाँ पे पढ़ लिया ये सब का सब जो है वो किसके अंदर आ रहा है, डायनामिक रिस्क के अंदर आ रहा है। तो डायनामिक रिस्क ये आपके जो नॉर्मल फैमिली लाइफ है उससे लेके आपके प्रोफेशनल लाइफ तक जो है ये पूरा क्या है, ये डायनामिक रिस्क असेसमेंट है। ठीक है, सो ये हमारा आज का जो टॉपिक था बड़ा सिंपल सा था, हाउ टू एवेल्युएट रिस्क असेसमेंट, जिसके लिए मैंने आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया है। आपने हर एक स्टूडेंट ने 5 रिस्क असेसमेंट को एवेल्युएट करना है, डिपेंड उसी के ऊपर करता है जो जिस तरह रिस्क असेसमेंट को एवेल्युएट करे। प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाइड बाय जो है वो कंसिक्वेंसेस है या लाइक्लीहुड है, और उसके जो कुछ होने वाला है कंसिक्वेंसेस उसको मल्टीप्लाई कर दे, उसको देख ले, उसको कैटेगराइज कर ले कि ये हमारे पास हाई का है, लो का है, मीडियम का है, हाई लेवल और मीडियम, वो सारा आप जब उसको लिंक को खोल लेंगे तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज ऑटोमेटिकली जो है वो आप पहचान लेंगे। तो ये तकरीबन कितने किस्म के हो गए, 5 किस्म के हो गए। अब मेरे पास जो है वो कुछ स्टूडेंट्स दोबारा मेरे ख्याल में आए हुए हैं, और आज जो मामूल के मुताबिक अटेंडेंस है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे सुन रहा है तो काइंडली ये बता दे मुझे कि आप लोगों के असाइनमेंट के बारे में क्या अपडेट्स हैं। बिलाल बहादुर, खिजर हयात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिलाल बहादुर। सर खिजर। जी खिजर, आप बताएं बेटा। सर मैंने असाइनमेंट कंप्लीट की थी आपने, मुझे आई थिंक रिसीव हुई है। जी जी बिल्कुल, अब आप उसको थोड़ा सा एलॉबरेट कर ले और बता दे कि आपने क्या एसेस किया हुआ था। इलेक्ट्रिक शॉक वाज अप्लाइड, आपका ये था कि इलेक्ट्रिक शॉक वाज अप्लाइड टू और लेबोरेटरी इलेक्ट्रिकल बोर्ड। ठीक है जी, तो इसको एकदम से ना वो लैब के अंदर लाइट गई और जो मशीनें थे वो सब ऑफ हो गई। तो मैंने देखा कि क्या हुआ है ना, तो वो जो मेन लाइन था ना वो प्लग का वो जल गया था। तो मैंने इस तरह कर दिया कि वहाँ पे तो लोग भी थे, तो मैंने कहा कि यार मैं खुद कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कर रहा हूँ। तो ग्लव्स ले लिए और प्लास्टिक की शूज ले लिए कि मुझे करंट ना लगे। और फिर मैंने ये सबसे पहले ये किया कि मेन जो लाइन था ना उसको ऑफ कर दिया कि बिजली ना आए और फिर वो कोई वगैरह ना इंसिडेंट ना हो। तो उसको खोल दिया और वो जो वायर थे उसको चेंज कर दिया और प्लग को चेंज कर दिया। फिर दोबारा वो स्टार्ट किया तो सारी वो बिजली ठीक हो गई, लाइट्स। अच्छा, अब खिजर मुझे ये बताइए कि आप तो OSH के बंदे हो, वो बात हम ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस है आपके पास कोई इस तरह का? सर थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है।
अच्छा, थोड़ा बहुत है, चलिए थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी बहुत होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने उसको फॉलो अप किया, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लग गया, फिर आपने इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो आपने मेन जो फ्यूज है उसको क्या कर लिया, उतार दिया। अब आप मुझे ये बता दिए कि उससे आप लोगों के टेस्ट के ऊपर ओवरऑल अगर आप उसके कॉस्ट को देख ले तो कुछ फर्क आया? हाँ सर, काफी। आपके टेस्ट जो है वो जाया हो चुके होंगे क्योंकि आपने कहा कि आपके पास बैकअप कुछ नहीं था और अचानक जो है वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो गई, हाँ सर, तो चली गई। वो टेस्ट उस वक्त नहीं लगे होते ना सर, पहले तो हम मशीन स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे ही, वो गर्म हो जाए, हीट वगैरह ना। ठीक है। सैंपल्स नहीं थे उस वक्त। अच्छा, उस वक्त नहीं, अगर होते तो फिर काफी नुकसान तो फिर आपका जो है वो। फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता सर। अच्छा ठीक है। अब ये मुझे बताइए कि वहां पे अब जो करंट सिनेरियो है उसमें जेनेरिक रिस्क है या नहीं, अब वो खत्म हो गया है? नहीं, वो खत्म हो गया सर। वो खत्म है। अच्छा, अगर होता लेट सपोज जो पहले इस वाकये से पहले जो हम आपके पास था असेसमेंट, तो ये किस नौयत के अंदर आ रहा था कि वहां पे कितने लोग काम कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट कितनी थी, प्रोबेबिलिटीज की कितनी, कंसिक्वेंसेस, ये आपने अब अपने नेक्स्ट जो इसी के आगे आपने इसको लेके जाना है, जो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो उसी के साथ आपने देखना है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो सकती है, हार्म हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो हो सकता है, किस तरह हो सकता है। ठीक है खिजर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। जी तलहा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, तलहा क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैंने बनाई हैबिट एंड रिस्क इन दी होम के बारे में। ठीक है जी। अटेंड भी की थी, ये आपने बहुत मेहनत भी की है और प्रपोजल हैज रिस्क, और आपने खुद अपने हाथों से लिखा भी है, मुझे तीनों जो है वो रिसीव हो गए हैं, तो ये जरा आप इसको एलॉबरेट कर ले। सर ये मैंने इसलिए बनाई थी कि सीढ़ियों पे असल में लोग गुजरते भी है ना, तो इसमें ग्रिल नहीं, बहुत जगह पे नहीं लगी होती, घर में किसी किसी घर में नहीं लगी होती, तो इस तरह भी गिरने के ज्यादा चांस बन सकते हैं। और जैसे हैजिट इन दी होम के बारे में, जब किचन शिचन में आग भी लग सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसके लिए होना चाहिए घर में कुछ ना कुछ, बस सेफ्टी के लिए अपनी तो होनी चाहिए सर घर में। ओके, तो रिजल्ट जो है वो आपका मतलब मुझे कुछ बता देना जनरली, तो थोड़ा बहुत कुछ तो बता दे। आपने यहाँ पे एलॉबरेट किया हुआ है कि जैसे मिसाल के तौर पे बाथरूम्स का आपने तस्करा किया हुआ है, जब बाथरूम में आपने फायर का तस्करा किया हुआ है, आपने फिर उसके साथ जो है वो स्टेयर्स केस का या जो ग्रिल है उसका तस्करा किया हुआ है, तो इसको थोड़ा आगे जो है वो और एलॉबरेट कर ले। सर बाथरूम का मैंने किया था, व्हेन इन स्पेस टू फॉल इन द बाथरूम ड्यू टू वेट सरफेस विस्लिट एंड नॉट द मोस्ट दिस टाइप ऑफ, जैसे सारे बाथरूम में मैट शैट नहीं डाले होते, स्लिप पे होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, स्लिप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, डेंजर होता है पर्टिकुलरली ओल्ड लोगों के लिए कि वहां पे अगर वो गिर जाते हैं, ऑलरेडी टायर्ड ही होते हैं अक्सर, तो स्लिपरी होते हैं जी जी, और वहां पे पानी भी पड़ा हुआ होता है, तो अच्छा इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस आप क्या लेंगे? सेफ्टी के सर चप्पल ज्यादा पहनने का चांस, जो बेस्ट चप्पल है बाथरूम के लिए जो स्लिप ना हो वो सही होते हैं। नंगे पहुंच जाएंगे तो इजीली आप स्लिप हो सकते हैं, या कोई चप्पल ऐसी है जो स्लिप करती हो तो फिर चांसेस हैं गिरने के ज्यादा। ठीक है, तो आपने इसी को आगे जो आप लोगों ने आपने बनाया हुआ है, जो फायर है और जितने आपने किया हुआ स्टेयर्स वगैरह का, इसी का आपने जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है उसी के मुताबिक जो है वो आपने तकरीबन आपके 5 बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, तो वो देख ले आप रिस्क के असेसमेंट को कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलिए वेल डन। ओके, और कोई किसी का रहता है? नहीं रहता, चलिए ठीक है। सो ओके, मैं रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आप लोगों के साथ अपलोड करवा दूंगा, और अब आप लोग बैठ जाएं, अभी 1 घंटे के बाद जो है वो मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने रिस्क असेसमेंट को जो है वो कैटेगराइज कर लिया। हर बंदे ने एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर मुझे एक रिस्क असेसमेंट की कंसिक्वेंसेस और प्रोबेबिलिटी वाला स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में आप लोगों ने लाजिम शेयर करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे फिर। थैंक यू।